हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली रिसेंटली आपका सैम्पल पेपर जो है वो रिलीज हुआ है और तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया, इंस्टाग्राम भर दिया कि भैया ये सैम्पल पेपर रिलीज हो गया। हमको लगा था कि इसके बाद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि पढ़ना कैसे, किस डायरेक्शन में अब हम जाएं जिससे कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं लुकिंग एट द सैम्पल पेपर जो कि रिलीज हुआ है। लेकिन एक सही तरीका, सही डायरेक्शन हमें अभी भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम ये एनालाइज नहीं कर पाए कि सवाल कैसे आएंगे, कहाँ से आते हुए दिख रहे हैं और किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। क्योंकि देखो, सैम्पल पेपर आने के पहले तुमने XYZ डायरेक्शन में सोचा होगा कि यहाँ से सवाल आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन अब एक ABC नाम का नया पैटर्न निकल गया होगा। यार मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है, लेकिन इस तरीके से भी आ गया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि किन किन डायरेक्शन में आपको अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं आते हुए। ठीक है, बेसिकली यार ये कोई 1-1.5 घंटे का एनालिसिस वीडियो नहीं है। ठीक है, कि बस बैठी और बात ही किए जा रहे हैं सैम्पल पेपर को लेकर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो आपका जो वीडियो रहने वाला है इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली, लॉजिकली और काफ़ी कम समय में ब्रीफली अच्छी तरीके से बात करेंगे कि यार आपके ये जो सैम्पल पेपर आए हैं, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली मैथ्स, साइंस और सोशल, इनमें बायोलॉजी में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, केमिस्ट्री में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, फिजिक्स में कौन सी चीज़ आ सकती है, मैथ्स में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ये कर दूं कि मैं अब किसी और जगह पर नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल माई वीडियोज, ऑल माई लेक्चर्स आर गोइंग टू कम ऑन दिस चैनल एज वेल एज पढ़ले के जितने भी चैनल्स हैं उन पर। ठीक है, तो अब हम और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ यहीं पर हैं और यहीं पर रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अनाउंस कर दूं जो कि मैंने कल कर दी थी पर आज फिर से बता देता हूं कि 2 वीक्स के अंदर अंदर हम लोगों की एप्लीकेशन आने वाली है। हाँ, जिस एप्लीकेशन का पिछले 1 साल से तुम लोग वेट कर रहे हो वो एप्लीकेशन फाइनली लॉन्च होने वाली है। और इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद में बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया कंटेंट कैसा रहेगा, पेड रहेगा, फ्री रहेगा। मैंने एक चीज कही, जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च होगी उस दिन तुम ये बोलोगे कि भैया ऐसे हो कैसे सकता है। ठीक, अभी सिर्फ इतना बताऊंगा, बाकी आगे तुम्हें और डिटेल्स मिलती रहेंगी। बट ये चीज है कि अब हम नहीं रुकेंगे क्योंकि मैं अकेला तो हूं नहीं। ठीक है, मेरे साथ ये पूरी तबाही फैम खड़ी है और मैं जानता हूं इस चीज को। ठीक है, वेरी गुड। इसी के साथ साथ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। समय मैं नहीं लूंगा, मतलब हम लोग फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें ऑन पॉइंट कुछ चीजें बताता हूं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से। सब लोगों ने साइंस का सैंपल पेपर देखा होगा, खोला होगा और सबको ये दिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर तुमने देखा होगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वो सॉर्ट हो जाएगा, वो देख लेंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अकेले पेपर देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, तो उसकी चिंता मत करो। तुम सवालों पर ध्यान दो। ठीक, सवालों पर ध्यान दो। सबसे पहले तुमको बायोलॉजी से शुरुआत करके बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो, जब मैंने पूरा पेपर ढंग से एनालाइज किया, देखा कि यार समझते, चलो एक एक करके चलते। सबसे पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है। बायोलॉजी में मुझे एक चीज नोटिस में आई, बायोलॉजी के अंदर ना आपके जब भी आप सवाल देखोगे, मैक्सिमम सवालों में आपको डायग्राम्स दिखेंगे। ठीक है, आपको मैक्सिमम सवालों में डायग्राम्स दिखेंगे। ठीक, विच इंडिकेट्स कि आपको जो आपके डायग्राम्स हैं, है ना, उन्हें काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है विथ लेबलिंग। क्योंकि देखो, हो सकता है कि वो आपको ना ऐसे मार्क करके दे दे, ये देखो मार्क करके दे दे और बोले चलो बताओ ये जो चारों हैं ये कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसका काम क्या है, उसका काम क्या है। इसीलिए पॉइंट नंबर 1, बायोलॉजी में 3 कुछ चीजें हैं जो कि मैं तुमको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मुझे दिखी आती हुई। पॉइंट नंबर 1 ये है कि सारे डायग्राम्स, उनकी लेबलिंग और उस पर्टिकुलर पार्ट का काम क्या है, ये चीज हमें जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि चलो बताओ इसके अंदर जो मार्क करके रखा है ना, इसका काम क्या है। ठीक है, और उस टाइम हमको लिखना नहीं, हमको बस मार्क करना है। ठीक है, सो ये सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, पहली चीज तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पहली चीज मैं मेंशन कर देता हूं, विच इज डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स, आपके जो डायग्राम्स हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि चैप्टर एक ही आ रहा है भैया। लाइफ प्रोसेस है, कितने डायग्राम्स ले लोगे, हार्ट का ले लो। ठीक, बनाना तो है नहीं ना, आपको हार्ट का डायग्राम बनाना ही नहीं है, आपको लेबल करना है, तो लेबलिंग ध्यान से याद रखो। ठीक है, दूसरी चीज आपका लंग्स का डायग्राम, तीसरी चीज आपका किडनी और पूरा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसका डायग्राम। ठीक है, तो ये जो डायग्राम्स है इनकी लेबलिंग और हर एक पार्ट का काम प्लीज ध्यान से याद करके चलो। ठीक, अगला आपका स्टेप गोल यही होना चाहिए कि आपको यार जो मेन चीज है ना उन पर सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया जो मैंने बताया था कि यार आपका जो डायग्राम्स है उन पर सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए।
आपको सारे डायग्राम्स आने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं, अब जैसे कि लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, आप खाना खाते हो, वो खाना पचता है, वो खाना कैसे पचता है, तो ये जो आपका पूरा फ्लो चार्ट है, पूरा जो फ्लो चार्ट है ना, कि भाई खाना खाने से लेकर तो खाना जो नहीं पच रहा है वो बाहर निकलने तक जो आपकी पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस आपको जुबानी याद करनी रहेगी। भैया रटने का बोल रहा हूं, नहीं, रटने का काम नहीं होता, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, तुम्हें डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है यार कि हो सकता है कि आपको सिर्फ यहां पर पॉइंट आउट करके ये पूछ लिया जाए डायरेक्टली, कहां गया आपका बायोलॉजी, एक सेकंड, पॉइंट आउट करके सिर्फ ये पूछ लिया जाए, ठीक है। जैसे कि आपका वो है, क्या कहते हैं उसे, आपका जैसे कि मान लेते हैं कि ब्लड का है, ठीक है, हार्ट का है, चलो हार्ट का समझते हैं। आपसे पूछ लिया कि बताओ करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, पहले ब्लड किस चेंबर में जाता है, उस चेंबर से किस नेक्स्ट चेंबर में जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि भैया हमारा जो ब्लड है वो इस चेंबर में आ रहा है, इस चेंबर से इस चेंबर में जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर उधर से इस चेंबर में आ रहा है, ये पूरी प्रोसेस हमें याद होनी चाहिए, ताकि अगर हमें पूछ लिया गया कि बताओ चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, हम मार्क कर पाए। तो जो भी आपकी प्रोसेस है और जो आपका पूरा फ्लो है वो प्लीज ढंग से याद करना। ये एफर्ट में इतना सिर्फ, ये देखो, ये देखो, ये तो मैं पूछ लिया गया, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और पूछा क्या है, मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। ठीक, मतलब क्या इसका काम है, जैसे कि 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 का काम क्या है, और फिर आपको नीचे यहाँ पर मैच करना है, ये मैच करने के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक, तो आपको देखना है कि भाई 1 है तो 1 का क्या काम होगा चारों में से, फिर यहाँ पर मैच करके देखना है। तो ये चीज़ है, मतलब हमको सारी प्रोसेसेस इन शॉर्ट ढंग से याद होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ डायग्राम्स, ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें तुमने कर ली, वैसे एक चैप्टर आ रहा है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक, सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है बायो में, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, तुम खुद देख सकते हो, ज़्यादा सवाल है ही नहीं, ज़्यादा सवाल है ही नहीं। और जब देखो मैक्सिमम फोकस किस पे है तुम्हारा, जब पूरे चैप्टर की बात करूंगा लाइफ प्रोसेस की, तो मैक्सिमम फोकस किस पे है, हार्ट पे है, लंग्स पे है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, किडनीज पे है, और कहाँ पर है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे है कि नहीं। इससे ज़्यादा फोकस और कहाँ पे है, कहीं नहीं है। तो यहाँ पर ये जब 80% तुम्हारा चैप्टर बनाते हैं तो सबसे पहले इन पर ध्यान दो, इन पर वार करो, ये तगड़े करो, फिर 20% पर ध्यान दो ना। ठीक, तो हमेशा बायोलॉजी में ये चीज़ ध्यान रखो कि डायग्राम्स और तुम्हारा फ्लो, जो प्रोसेस का जो फ्लो है पूरा, वो ध्यान से समझना है। ये बात हो गई हमारी आपके बायोलॉजी की। फिजिक्स में मैंने क्या चीज़ नोटिस की, और तुमने भी नोटिस की होगी, फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके, लाइट और आपका ह्यूमन आई। ठीक है, जब तुम लाइट समझते हो तो लाइट के अंदर क्या है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये सब मिला के तुम्हारा 80% चैप्टर बन जाता है कि नहीं। कॉन्केव मिरर के सारे केसेस, कॉन्वेक्स के सारे केसेस, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इन सबके जो केसेस हैं, इमेज फॉर्मेशन है, ये मिला के आपका आधे से ज्यादा चैप्टर है। ठीक है, वेरी गुड। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको हर एक रे डायग्राम ध्यान से याद होना चाहिए। इट इज वेरी इजी, रटने वाली भी चीज नहीं उसके अंदर, तुम प्रैक्टिस करके वो बना के खुद समझ सकते हो। ठीक है, हर एक रे डायग्राम याद होना चाहिए, क्योंकि इन केस तुमसे पूछ लिया गया, चलो बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कॉन्केव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी, उस केस में क्या करोगे। 4 ऑप्शन दे देंगे। हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि रे अगर यहां से जा रही है तो यहां से निकलेगी, नहीं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है। ठीक, तो सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइट के अंदर, वो सारे केसेस आपको डायरेक्टली पूछ लिए जा सकते हैं। ये देखो, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें पता होगा कि इमेज कहां बनती है, क्योंकि वो तुमसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा, वो तुमसे उल्टे सवाल भी कर सकता है। वो बोलेगा कि एक काम करो, बताओ, चलो मुझे बताओ कि मैं स्क्रीन कहां पर रखूं ताकि मुझे करेक्ट इमेज मिले। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे बता कि इमेज कहां बनेगी, वहीं पर स्क्रीन रखूंगा मैं। ऐसे उल्टे सवाल करेंगे। ठीक है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि उल्टे सवाल कर रहा है, मेरा क्वेश्चन तो वही है जो मैंने पढ़ रखा है। ठीक, तो लाइट के अंदर ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहले कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, इन सब के जो केसेस हैं वो ध्यान से याद कर लो, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो बचा हुआ पोर्शन है रिफ्रैक्शन के, जो आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह को लेकर हैं, वो सॉल्व करते रहो। ठीक है, पर ध्यान रखना कि आपको मेजॉरिटी ध्यान इन सब पर देना है, आपके मिरर्स पर, इन पर, फॉर्मूलाज पर देना है। ठीक, और अगर बीच में कोई चैप्टर में कुछ चीज़ छूट जाती है फिर आप उसको कर सकते हो, पर आप देख सकते हो साफ साफ सैम्पल पेपर के अंदर एक आपके सामने ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ का। ठीक है, अच्छा, बाय द वे इसमें कुछ सवाल ऐसे भी थे जो कि डायरेक्टली हमने MCQs वाली बुकलेट में डाल रखे थे। जिसको नहीं पता, हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा MCQs जो हैं वो आपके लिए वेबसाइट पर डाल रखे कंप्लीटली फ्री में। ठीक, उसके अंदर एक ये सवाल था, ठीक,
ये सवाल था उसके अंदर, ये साफ साफ सवाल उसके अंदर, क्लियर डिट्टो सेम सवाल था उसके अंदर। ठीक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो बाद में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल, सीधे सीधे पूछ लिया, सीधे सीधे पूछ लिया। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक्स है ना, चैप्टर की गहराई में आप जाओगे क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको मेन टॉपिक्स पर ही रखना है। ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है ना, और सवाल आपसे पूछेंगे भी तो भी वही पूछेंगे जो बुक के अंदर है, उससे बाहर तो कुछ पूछ नहीं सकते। ठीक, अब देखो ह्यूमन आई की बात करते हैं, ह्यूमन आई की बात करते हैं। ये देखो ह्यूमन आई के अंदर भी ये सवाल जो था, ये हमारी जो एमसीक्यू की बुकलेट थी जो सवाल डाल रखे हैं उसके अंदर ये सवाल भी था। ठीक है, इसके अंदर भी एक देखो सवाल तो बहुत ही कम ही दिख रहे हैं इसके अंदर, है ना। ह्यूमन आई के अंदर तो वही चीज़ है, चैप्टर ही पहली बात वो छोटा है, तो उसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि सिर्फ ये करो वो करो, वो चैप्टर ही बहुत छोटा है, तो उसमें तुम कुछ दिमाग लगाओ ही मत, एक दिन बैठो और 2-3 घंटे में चैप्टर निपटा दो, दैट इज इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक, वेरी गुड। ये बात हो गई हमारी फिजिक्स की और बायोलॉजी की, कि फिजिक्स के अंदर मेक श्योर कि सारे रे डायग्राम्स और जितने भी आपके केसेस है वो सब आपको ध्यान से याद रहे। बायोलॉजी के अंदर मैंने तुमको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, सी केमिस्ट्री के आपके ना मैक्सिमम सवाल जो है इसके अंदर, ये देखो, तो यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की कि आपसे 2 टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टाइप आएगी, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की। पहला तो ये था कि सवाल बिल्कुल बेसिक है, पर उसको ना एक एक्टिविटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया, मतलब कि प्रीति गई लैब में, उसने 2 रिएक्टेंट्स मिक्स किए, है ना, ये 2 रिएक्टेंट मिक्स करने के बाद में उनको ये मिला, बताओ ये रिएक्शन का नाम क्या है। मतलब वो प्रीति का कोई रोल नहीं उसके अंदर। ठीक है, वो प्रीति कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुमको। ठीक, बहुत बढ़िया। अब वो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना सही है कि ये 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, बताओ कौन सी रिएक्शन है, पर सवाल घुमा के आएगा। ठीक है, सवाल घुमा के आएगा, इस चीज के लिए रेडी हो जाओ। डायरेक्टली सेम टू सेम सवाल आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, सवाल जो आएगा वो पूरा तुम्हारा घुमा फिरा के आएगा, ऐसा नहीं होगा कि सवाल ऐसे उठा के बस दे दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, ये मिसकंसेप्शन प्लीज ध्यान से दिमाग से निकाल देना। सवाल भले ही सिमिलर होगा लेकिन सेम होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, पहली चीज मैंने ये नोटिस की है कि आपके जो भी सवाल आएंगे वो घुमा फिरा के आएंगे, इसलिए अपने जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के वो स्ट्रांग रखना। ठीक, तुम्हें भले ही कैसे भी किसी भी तरीके से सवाल पूछ लिया जाए, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सवाल ट्विस्टेड भी हो तो भी तुम उसमें से उतना पोर्शन निकाल के अपना आंसर दे सको। पहली चीज। दूसरी चीज एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज 2 चीजें तो तुमको सबसे पहले बोलूंगा कि कर लेना। सबसे पहले तो आपकी बुक के अंदर जितने भी गैस के लिए टेस्ट दे रखी है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक टेस्ट दे रखी है, ठीक है, आपको हाइड्रोजन के लिए एक टेस्ट दे रखी है, ठीक है, कि इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, ये रहा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये वही वाला है, तो कोई नहीं, वही मैं तुमको बता रहा हूँ कि जितनी भी आपकी गैसेस हैं और जितनी भी गैसेस के लिए टेस्ट दे रखी हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अगर रिलीज होती है तो ये चीज़ होती है, ये इसकी टेस्ट है, वो टेस्ट। हाइड्रोजन के लिए टेस्ट, जो भी गैस है उसके लिए टेस्ट, यानी कि इन शॉर्ट आपके पास में जो भी कुछ है उसका अगर कोई टेस्ट है, उसकी कोई एक्टिविटी है, वो ढंग से कर लेना। क्योंकि वो तुम्हें ऐसे नहीं पूछेंगे कि इतनी बड़ी एक्टिविटी बताओ इसका क्या होगा, वो तुमसे ना या तो एक्टिविटी का सीधा कंक्लूजन पूछ लेंगे, बताओ चलो सब कुछ किया हमने, ये हुआ वो हुआ, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करा, एक गैस निकली, वो गैस को जब हमने बर्निंग कैंडल मतलब रिलीज हो रही थी और वहां पे हम जब पास में बर्निंग कैंडल लेकर आए तो पॉप साउंड आया, बताओ वो गैस कौन सी है, ऐसे पूछेंगे। हमारे दिमाग तो ब्लैंक, यार ये तो कुछ था ही नहीं बुक में, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए कंक्लूजन प्लीज याद रखना हर एक एक्टिविटी का। बुक के अंदर एक्टिविटीज हैं, देखो आपकी लैब मैनुअल भी होती है, उसके अंदर एक्टिविटीज होती है, आपको एक एक एक्टिविटी यूट्यूब पर भी मिल जाएगी कि ये एक्टिविटी ऐसे ऐसे होती है, पर प्लीज एक्टिविटी का आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि है तो वैसे भी तुम्हारी बुक का ही वो, कुछ उसमें अलग नहीं। ठीक, हो सकता है कि 2 कॉन्सेप्ट मिलके भी सवाल बन जाए, इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रखना। ठीक, अगले 2 महीने तुम्हें काम किस पर करना है, कॉन्सेप्ट पर करना है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर काम करना है। ठीक, क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तुम्हें टिक करने में कुछ नहीं लगेगा, पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता सोचते रह जाओगे, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज ये है कि आपको ना ऐसे टेबल वाले सवाल बहुत दिखेंगे। अभी जब सैंपल पेपर रिलीज होंगे तो उसमें जाकर सैंपल पेपर तुम्हें दिखेंगे, उसमें ऐसे सवाल होंगे तो तुम सॉल्व कर सकते हो जाके। पर ये जो टेबल वाले क्वेश्चन है इसमें जनरली गलतियां होती है। क्या गलतियां होती है कि हम हड़बड़ी में कुछ और मार्क कर देते हैं, कुछ सिमिलर दिखता है, तो इसलिए इन टेबल वाले सवालों की खास करके ध्यान से प्रैक्टिस करना। ठीक है,
आप स्पेशली आप अगर सैम्पल पेपर्स खरीदोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर लोगे, तुम पूरी बुक खरीदोगे, कुछ ना कुछ तुम खरीदोगे, तो उसमें स्पेशली इन पर ध्यान देना। ये बात हमने कर ली साइंस की, तुम्हें समझ में आ गया कि किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यार आपके मैथ्स की। मैथ्स समझते हैं। देखो मैथ्स का ना बहुत सॉर्टेड सीन लगा मुझे। मैथ्स के अंदर मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि आपके जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे सवाल जो है उसको सॉल्व करने का समय बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि नीचे आपके बड़े बड़े सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्दो सवाल मैथ्स के काफ़ी आसान है भैया, क्या ये डायरेक्टली बुक्स हैं। एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है वो ये है कि सवाल जो है वो दिखते आपकी बुक के ही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो बुक का सवाल है, ये तो बुक का सवाल है, पर थोड़ी सी चीज़ें पलटी हुई हैं, थोड़ी सी चीज़ें ट्विस्टेड हैं, थोड़े से सवाल जो है उनकी वैल्यूज चेंज्ड हैं। इसीलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी ढंग से सॉल्व करें, क्योंकि आप अगर वो एक बार कर लोगे ना आपको ये क्वेश्चन सिमिलर लगेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, पर सिमिलर लगेंगे, और जब सिमिलर लगेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जवाब दे सकते हो। इसीलिए सबसे पहली चीज, सवाल सिमिलर लगेगा, आपको दिखेगा कि ये बुक का सवाल है, लेकिन एग्जैक्टली वो होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। जैसे कि ये देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करते हैं। एक सवाल जो मैंने देखा था वो ये था, यहाँ पर यही कहीं तो भी था यार, हाँ ये रहा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूज दे रखी है बिल्कुल सेम टू सेम, ये रहा सवाल, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो तो भी पता नहीं, पर जरूरी नहीं है कि ये जो आपकी वैल्यूज दे रखी हैं, बताओ कि ये जो पॉइंट है आपका, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, पता नहीं है बुक के अंदर है या नहीं है, ये भूल जाओ तुम। पर तुमने ऐसे लाखों सवाल, लाखों नहीं ज़्यादा हो गया, 100 सवाल तो कर रखे हैं ऐसे, ठीक है, ज़्यादा हो गया, चलो 10-15 सवाल तो कर रखे हैं ऐसे, करें कि नहीं करें, ठीक है। तो अब तुम ये जानते हो कि भाई ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालता है और फॉर्मूला क्या लगता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी से करो, भर भर के करो, सवाल तुमको वैसे ही पैटर्न के दिखेंगे, ठीक, वैसे ही पैटर्न के तुम्हें सवाल दिखेंगे। ओके, वेरी गुड। अब जब मैं मैथ्स तुमको पढ़ाऊंगा हमारे पढ़ले 10th चैनल के ऊपर, उस समय मैं तुमको और बता दूंगा कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करते ताकि आप फटाफट से आंसर निकाल सको, ठीक। अच्छा भैया, मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहली टिप क्या दोगे? स्पीड। सवाल कितने सॉल्व करने हैं? 40 नंबर है तुम्हारे, है ना। सवाल कितने होंगे? ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, तो सवाल कितने हैं? 16, 16, 32 और 8, 40 सवाल है, समय है 90 मिनट का, ठीक। यानी कि ऑलमोस्ट आप एक सवाल के लिए 2 मिनट के आसपास जो है वो दोगे, ठीक है, क्योंकि आखिरी का 10 मिनट खैर आप थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह भी करोगे। तो समझो कि आप जो है प्रॉपर तरीके से हर सवाल के लिए 2 मिनट का समय दोगे। अब इसमें से कुछ सवाल जो हैं वो आपके आसान होंगे, आप 1 मिनट में उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। इसलिए आपकी स्पीड जो है ना वो एक ऐसी स्पीड हो कि अगर आपको किसी सवाल में कम समय लग रहा है तो आप ज़्यादा समय देके वो कंपेंसेट कर पाओ, यानी कि उल्टा। मतलब क्या भैया, देखो अज्यूम करते हैं कि आपको ना इस सवाल को करने में, ये सवाल करने में आपको लगा 30 सेकेंड, अज्यूम करते हैं, ठीक है, 30 सेकेंड्स लगे आपको, ठीक। पर अब कोई बड़ा सवाल आगे ऐसा आएगा, जरूर आएगा, जो कि आपका 2.5 मिनट खा लेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आधा मिनट बचा वो आधा मिनट उस सवाल में दो, क्योंकि वो बड़ा सवाल है, ठीक है, वो एक बड़ा सवाल है। तो भैया मैथ्स के अंदर आप क्या कहोगे? मैं सिर्फ 2 ही चीजें कहूंगा, मैथ्स में कुछ कहने लायक है नहीं, क्योंकि सवाल काफी प्रेडिक्टेबल्स हैं। पहली चीज, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करो। पूरी सॉल्व अगर अभी तक नहीं की है, सैंपल पेपर अभी फिलहाल मत देखो, ठीक है, पूरा सब कुछ सॉल्व करो और फिर सैंपल पेपर देखो, तो तुम्हें सिमिलैरिटीज दिखेंगी कि हाँ यार ये अभी कर रखा था सवाल। दूसरी चीज, अपनी स्पीड पर ध्यान दो। अभी तुम्हें सॉल्व करके स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कम स्टेप्स में आंसर अपना निकाल सकते हो, निकाल लो, क्योंकि आपको समय यहां पर कम दिया गया है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑल। ये इस बार में पता नहीं बात की लोगों ने कि नहीं की, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर आपको समय कम दिया गया है, ठीक है। और जब समय कम दिया गया है, हमें सवालों को एक्यूरेटली करना है, ठीक है, बहुत सही। ऐसा भी मत करना कि इस सवाल को 5 मिनट लेके बैठ गए, हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जब आखिरी में समय अगर बच जाता है तो करो, क्योंकि वो 5 मिनट के चक्कर में तुम अपने 5 सवाल दाव पे लगा रहे हो, यानी कि 5 नंबर दाव पे लगा रहे हो। मतलब 1 नंबर के लिए तुम 5 नंबर दाव पे लगा रहे हो, समझ रहे हो ना। ये चीज ध्यान में रखना दिमाग में, ठीक। सोशल साइंस पर आते हैं। सोशल साइंस का पेपर हद से ज्यादा आसान दिखा मुझे। मतलब यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की, मतलब अभी ये इस पेपर के लिए है या फिर ऐसा होगा नहीं होगा वो पता नहीं, पर मैंने एक चीज नोटिस की कि आपको पेपर के अंदर ना एक भी ऐसा सवाल नहीं था जिसमें आपसे सीधा डेट पूछ ली कि बताओ इस मतलब किस डेट पर ये हुआ था। ऐसा मुझे यहाँ पर एक भी सवाल नहीं दिखा, ना ही नोटिस में आया, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड साइन। एक और चीज तुमको बताता हूँ, क्या है वो चीज? वो चीज ये है यार कि आपके जो 1 वर्ड क्वेश्चन है ना, वो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखे एमसीक्यूज के फॉर्म में। जैसे कि देखो, जब मैं बात करता हूँ
मैं जब बात करता हूं, आपसे मान लो पूछ लिया गया, अगर आपका पेपर नॉर्मल पेपर होता, लिखने वाला पेपर होता, आपसे क्या पूछा जाता? 18 क्वेश्चन देखो, ठीक है, 18 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो। Which one of the following is an example of primary sector activity? सोचो ये एक वन वर्ड क्वेश्चन है। ये सवाल आपसे अगर वन वर्ड में लिखने के लिए पूछा जाता तो आपसे क्या पूछा जाता? ये पूछा जाता कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर जो आपके वन वर्ड क्वेश्चंस हैं वो यहां पर सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे। एक और एग्जांपल, जितने भी देखोगे सब वन वर्ड दिखेंगे तुम्हें, सब वन वर्ड दिखेंगे। ठीक है, ये देखो, एक तो ये सवाल था, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको अगर ये नॉर्मल सा सवाल होता तो क्या पूछते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलो एग्जांपल के सवाल ज्यादा हो गए, ये देखो, ठीक है, इस पर भी मैं आता हूं, इस पर भी मैं आता हूं, बहुत जल्दी आता हूं इस पर भी। अगर हम बात करते हैं, ठीक, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। आपसे क्या पूछा जाता? गिव एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ठीक है, तो ये वन वर्ड सवाल हैं काफी सारे, ठीक है, जो कि आपके डायरेक्टली एमसीक्यूज में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको डेटा पर काफी फोकस करना है। मतलब ये है कि आपके, अगर आपको लगता है ना कि यार ये चीज ना एक वन वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती है सीधा सीधा, उसको अंडरलाइन कर लेना बेझिझक। ठीक है, जैसे कि तुम अगर देखोगे ना तो ये वन वर्ड सवाल काफी प्रेडिक्टेबल से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पुट टाइडल एनर्जी इन एग्जांपल्स, यानी कि हर चीज का, जिस भी चीज के अंदर आपके एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स ध्यान से याद करो, क्योंकि आपको 4 एग्जांपल देके ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एग्जांपल इस पर्टिकुलर चीज का है, बताओ। ठीक, तो हमें एग्जांपल सारे अच्छे से याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो वन वर्ड में आ सकते हैं। दूसरी चीज ये है यार कि बुक में हर चैप्टर में जो भी आपकी फोटोज है ना, ठीक है, आपके जो फोटोज हैं वो फोटोज बड़े ही ध्यान से नोटिस करके आना। ज्यादा चैप्टर्स है नहीं, हिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर है, सबसे ज्यादा फोटोज तुम्हें वही दिखते हैं। ठीक है, और सिविक्स में भी दिखते हैं, है ना, ध्यान से। अब ये जो फोटो है ना, ये बहुत प्रेडिक्टेबल सा फोटो है, ये ऑलमोस्ट हर साल आता ही रहता है। तो ये तुम्हारा चैप्टर के अंदर फोटो है, तुम जाकर देख लो किसका फोटो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, पर इसके अलावा जो भी आपके फोटोज है ना, स्पेसिफिकली वो देखना और उसके नीचे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, जैसे कि ये फोटो बुक से उठाया गया ना, तो बुक में जनरली क्या होता है कि बुक में नीचे ना यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहती है कि ये क्या है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जरूर से ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके फोटोज पर भी ध्यान देना है आपको कि यार ये फोटो, क्योंकि ये एक एक नंबर ऐसे बचेगा आपका, फ्री फोकट का नंबर है, एक नंबर फालतू का ही है, लिख के ले लो तुम। ठीक है, बहुत सही। तो इस तरीके से सोशल की प्रिपरेशन आपकी आसानी से हो जाएगी। अच्छा भैया, इसमें क्या आप बोलना चाहोगे? इसमें मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, एनसीईआरटी ढंग से कर लेना, उसके अलावा कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, जो कुछ भी है सीधा एनसीईआरटी का है, उसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अपनी एनसीईआरटी बड़ी ही ध्यान से कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि बारीक बारीक देखो, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जांपल। तो इन शॉर्ट सारे के सारे सवाल बहुत आसान है। सोशल का पेपर इज द इजीएस्ट पेपर दैट यू कैन सी। ठीक है, तुम खुद समझ जाओगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो सोशल में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पर ध्यान दो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक, विद दैट बीइंग सेड, हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन चालू करें कि भैया हाँ, बायोलॉजी में यार डायग्राम्स और सारी प्रोसेसेस ज़बानी याद होनी चाहिए और एक एक चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में, मैथ्स के केस में। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर सकते हैं उस लाल बटन को प्रेस करके, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट लाने के लिए और वीडियोस लाने के लिए यही होता है। ठीक है, और बस जैसे कि मैंने बोला, अब हम नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है, और अब हम नहीं थमने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने प्लान करके रखी और वो हम करके रहेंगे। ठीक, विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।